स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। देखिए जो माइनर सब्जेक्ट है आप लोग का अभी कल एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसमें बताने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। तो कह रहा है शॉर्टेस्ट सीसी बॉन्ड इन, मतलब सबसे छोटा बॉन्ड। अब आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, अगर आप लोग यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे पास में कार्बन और कार्बन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इन कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड अगर है, देखिए दो तीन कंडीशन इसके बनेंगे, तो दोनों तीन कंडीशन आपको हम बता दे रहे हैं। बहुत आराम से इस चीज़ को देखिए। आपके पास में यहाँ पर सी और यहाँ पर डबल बॉन्ड सी बनेंगे। एक आपके पास क्या बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब देखिए आप ध्यान से, आप लोग यहाँ पे अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो सबसे लंबा बंध यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट सी सी यानी कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। देखिए शॉर्टेस्ट माने सबसे छोटा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा कहाँ बनेगा, जहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर है, देखिए बात को समझ लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा बनेगा और डबल बॉन्ड में थोड़ी से कम बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे छोटा बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये मजबूत होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है, एसपी, और इसका भी क्या होगा, एसपी। तो एसपी एसपी जहाँ है वही मेरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला मेरा सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि आयनन ऊर्जा अधिक होती है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी नोबेल गैस का ज्यादा होती है। अब क्यों ऐसा होता है, आप खुद सोचो कि क्या नोबेल गैस आपस में टूटते हैं? नहीं, वो तो बहुत अस्थायी होते हैं, और जो बहुत अस्थायी होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता ना। तो इसलिए नोबेल गैस कहाँ है, बोलिए, ही ना और करीना एक्स रीना है। चलिए आगे बढ़िए, ये सब आएगा अगर, तो इन सब का आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ओके, आगे बढ़िए। कह रहा कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+ कितना होना चाहिए। Mn2+, देखिए सबसे पहले ये 25 है, 25 को आप सबसे पहले प्लीज देख लीजिए। और ये Mn25 का लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या होता है, 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 हो गया। फिर क्या होता है 3s2, फिर क्या होता है 3p6 हो गया। फिर क्या होगा 3d और ये 4s2, ये 2 है बेटा। तो हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 25 है, तो 5 यहाँ लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, लगा देंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है, क्या आपसे ये नहीं पूछा है कि Mn2+ का बताइए। तो Mn2+ मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो भी आपके पास में यहाँ जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s पे कितने बचेंगे, 0, क्योंकि 2 तो निकल गया। तो ये क्या हो गया 3d5 4s 0, 3d5 4s 0, ये ऑप्शन आपका सही है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़िए। कर दी ICL मॉलिक्यूलिज। ICL क्या है, क्योंकि आपको क्या कहना है कि ये क्या है, कैसे हैं, प्योरली क्या इलेक्ट्रोवायलेंट है, कि ये प्योरली कोवैलेंट है, या पोलर विथ निगेटिव इंड ऑन आयोडीन है, या पोलर विथ निगेटिव इंड ऑन क्लोरीन है। अब बताइए यहाँ पर सही क्या हो सकते हैं। अच्छा, निगेटिव इंड आयोडीन की तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पोलर विथ निगेटिव इंड ऑन आयोडीन नहीं, पोलर विथ निगेटिव इंड ऑन क्लोरीन, हाँ क्लोरीन पे निगेटिव होगा, इसके मुकाबले यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और इसके मुकाबले देखिए, इसके मुकाबले में इस क्लोरीन के मुकाबले कह रहा हूँ, तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये होगा मेरे पास में
पोलर है ना, पोलर कंपाउंड होगा। ये प्योरली इलेक्ट्रोवायलेंट का कोई मतलब नहीं हुआ। मेरा डी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़िए। इन SO2 में कितने बांड होते हैं, कितने नंबर ऑफ बांड होते हैं, है ना। तो देख लेते हैं कितने बांड होते हैं इसमें। सल्फर देखो, सल्फर होता है। अब सल्फर पे, सल्फर किस ग्रुप का है, जब पूछते हैं तो आप लोग नहीं उसको क्लास में बताते हो। सल्फर क्या है, सल्फर 16 होता है ना, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप का है ये। तो ऑक्सीजन का ग्रुप मतलब ओ से टीपो ऐसे टाइप का था ना। तो ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्या लगा दें, 6 लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 2, समझ पा रहे हैं आप लोग, 3 4 5 6। आप समझिएगा मेरी बात को। ये SO2 कह रहा है, तो क्या करिए यहाँ पे ओ लगा दीजिए, और यहाँ भी क्या लगा दीजिए, ओ लगा दीजिए। समझ रहे हैं। और ये जो आपके पास में ये वाले और ये, यानी ये वाला और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा है, उसको हमें कुछ नहीं अभी कहना है, अभी उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि क्या इसमें हो सकता है बेटा, ध्यान से देखिए। जहाँ 2 पाई मतलब 2 बांड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पर भी आपके पास में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो आपने देखा कि आपके पास में सिग्मा कितने हो गए, एक सिग्मा ये वाला, एक सिग्मा ये वाला, कितने सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए। अच्छा सुनो, ये पाई और ये भी पाई, तो कितने पाई हो गए बेटा, 2 पाई हो गए। अच्छा, और देखो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर भी हो गए। तो 2 सिग्मा 2 पाई और 1 लोन पेयर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। चलिए आगे बढ़िए। अमोनिया अणु की आकृति होती है, देखो ये बहुत आने वाले हैं, इस तरीके का चीजें बहुत आने वाला है। और आप यकीन मानिए, ये आप कर लीजिए आराम से। देखिए अमोनिया मालिक्यूल, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, N H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर होता है अमोनिया पे। ठीक है, ये लोन पेयर होता है। अब इसका क्या होता है भाई, इसका होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। मतलब अब आप लोग बताओ ना, देखो प्लेनर तो नहीं है, ये प्लेनर नहीं होता है, याद रखिए प्लेनर नहीं होता, कट गया ये। टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ये टेट्राहेड्रल नहीं कहेंगे, ये भी गलत है। तो फिर इसका आकृति कैसा होगा, तो इसका आकृति कैसा, ट्राइगोनल पिरामिड होगा या ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो मैं कहता हूँ कि बाई पिरामिड तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड की संख्या कैसा है, पिरामिड का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। आप लोगों को समझना चाहिए पिरामिड का क्या मतलब होता है। पिरामिड का तो जैसे कोन होता है, कोन, ये ऐसे कोन होता है ना, कोन। या ये जो टोपी होता है, बर्थडे बर्थडे वाला टोपी जो होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो उस तरीके का चारों तरफ से गोल गोल सा होना। तो देखिए अब हम कहते हैं बाई पिरामिड तब कहते हैं हम, जब यहाँ पर देखिए ऐसे ही इधर से भी ऐसे लगा होता, इधर से भी, है ना। अभी देखो आराम से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हटा दो इसको, ये पूरा हटाओ यहाँ से। अब ये हम क्या, ये पूरी पूरी बात मुझे समझना। ये हटाओ इसको, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। यहाँ पे ये है हमारे पास में, रुको 1 मिनट दिखाते हैं हम। मेरे पास में ये है ना भाई, यहाँ ये है। और आप देखो अच्छे से, ये ऐसे अगर आप अच्छे से देखो तो ये टोपी बन गया ना, ये टोपी बन गया छठा क्लास का, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक तरफ से ट्राइगोनल पिरामिड है ये। तो ट्राइगोनल पिरामिड सही है। और कोई कहे टेट्राहेड्रल का बना दो, टेट्राहेड्रल का कोई बताओ, तो टेट्राहेड्रल का कैसे बताओगे, पहला वाला ऑप्शन को बताओ। इसका होता है बेटा, ध्यान से आप लोग समझिए, इसका होता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, मीथेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मीथेन। आपके पास में यहाँ पे एच होता है, फिर आपके पास में यहाँ ऐसे 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 यहाँ एच होता है, फिर एक एच यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ, एक एच यहाँ पे होता है ना। फिर आप क्या करते हो, इसको ऐसे मिला देते हो, ऐसे मिला देते हो, ऐसे ऐसे मिला देते हो, याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस इज ड्यू टू, मतलब रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, तो डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बांड, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डी लोकलाइजेशन से ये नहीं होता है, याद रखना। ये बात तो गलत, एकदम साफ साफ गलत है। तो फिर क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। पाई इलेक्ट्रॉन जब डी लोकलाइज होता है। अब आप लोग कहोगे क्या है ये क्वेश्चन में नहीं आ रहा सर, एक तो एग्जाम है, ऊपर से आप दिमाग खा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, दिमाग खवा लो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है,
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मेरे पास में रेजोनेंस का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि मतलब कैसे अच्छे से बातों को आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये ऐसे था, ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है, ये और ये। अब आप क्या कहते हो कि ये इसको यहाँ आ जाता है, ये फिर ये इधर आ जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर फिर बन जाता है, देखो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर में ये वाला जब यहाँ आता है तो ये वैसे हो जाता है, ये वाला यहाँ आता है तो ऐसे होता है, ये यहाँ ऐसे हो जाता है। तो जो ये आपके पास स्ट्रक्चर फर्स्ट है और जो आपके पास स्ट्रक्चर सेकंड है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, लेकिन ये रेजोनेंस तब कर पाए हैं जब ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हुआ है, ये पाई इधर डीलोकलाइज हुआ है, ये पाई इधर डीलोकलाइज है, इसलिए आपका सेकंड वाला आंसर सही है। आगे बढ़िए। द बॉन्ड ऑर्डर इन CO3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए को कार्बोनेट के बारे में बोल रहा है, CO3 2 माइनस। अब बताइए इसमें आपके पास में कर रहा है कि आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होना चाहिए। देखिए ध्यान से आप समझिएगा प्लीज, बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करें आप लोग। आपके पास में C है, ठीक है, आपके पास में O है, आपके पास में फिर यहाँ पे O है, आपके पास में यहाँ भी आपके पास में O है, और देखिए किसी O के बीच में यहाँ पे तो डबल बॉन्ड होगा, तभी जाकर यहाँ 2 माइनस है ना, 1 माइनस यहाँ लग जाएगा, 1 माइनस यहाँ लग जाएगा। आप खुद सोच के देख लीजिए ये बातें। अब आपके पास में टोटल आपके पास में आप देखोगे तो आपके पास में 1 2 3 4 मतलब टोटल तो बॉन्ड आपके 4 हो गए, लेकिन आप समझिएगा टोटल बॉन्ड अपान अपान मैंने बटे में क्या लिखते हैं, ये देखिए एक बार यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा ऐसा ही इसका चल रहा तो क्या ये हट करके यहाँ से यहाँ नहीं बन जाएगा? अगर ऐसा ही चल रहा है तो यहाँ से हट के यहाँ नहीं बन जाएगा। तो कितनी बार इसने पाई बॉन्ड बनाया? 3, तो 3 कर दो। अब 4/3 भाग करने पर बेटा कितना आता है? 1.33 आता है। तो ऑप्शन नंबर C सही है। किसी का भी निकालना होगा ऐसे निकालेंगे आप, ठीक है। कोई देखिए आप लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आप लोगों से पूछ सकता है वो हम बता दीजिए कि SF6 ये आपके पास में क्या है, तो ये नॉमेनक्लेचर भी पूछ सकता है। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे 6 का मतलब जानते हो, ये 6 का मतलब हो गया आपके पास में ये 1 हो गया, इधर भी आपके पास 1 हो गया, इधर भी आपके पास 1 हो गया, इधर भी आपके पास 1 हो गया, इधर आपके पास 1 हो गया, इधर एक बार आपके पास हो गया, 6 हो गए। आप ऐसे बना लीजिए। जब ऐसे बनाएंगे आप तो आपको ये समझ में आएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब ऐसा कहीं स्ट्रक्चर बने तो आप कहेंगे, ये क्या कहेंगे इसको कहेंगे अष्टफलकी। अष्टफलकी वहाँ हिंदी भी दिया रहेगा, अगर हिंदी नहीं दिया है तो आप लोगों को पता ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जैसा प्रोनाउंस करो आप लोग, यानी OH स्ट्रक्चर है ये ऐसा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो कितने बांड है? 6 बांड है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का मतलब 6 सिग्मा होगा। क्यों? एक बांड 1 सिग्मा होता है तो 6 बांड 6 सिग्मा। अब 6 सिग्मा का मतलब बताओ आप लोगों को, मैं यहाँ बता रहा हूँ, बस इतना पहले नोट कर लो कि 6 सिग्मा होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि यहाँ पर आपके पास में जो S ऑर्बिटल होता है उसके बाद में आपके पास में P ऑर्बिटल होता है, अपने पास में D ऑर्बिटल होता है। समझिएगा D में आपके पास में 5 होते हैं, ये अगर आप लोगों को पता हो तो देखिए ध्यान से। तो S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया। अब समझो 6 सिग्मा, 1 सिग्मा इसमें आ गया, 1 सिग्मा इसमें, 1 सिग्मा इसमें, 1 सिग्मा इसमें, तो टोटल 4 सिग्मा हो चुके हैं, 5 और ये 6। तो यानी S का पूरा तुमने ले लिया, P का तीनों ले लिया है ना, तो P3, और D का कितना कच्छा लिया है? 2। तो sp3d2 इसका स्ट्रक्चर हो, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो और क्या मैं बता रहा हूँ। मूवमेंट अगर पूछता है कि डाइपोल मूवमेंट बताइए, वो पूछ लेगा कि किस निम्न में से किसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। तो देखिए जो आपके पास में मेथेन होता है CH4, तो इसका क्या होता है ना, यहाँ पे अगर सही से स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो आपके पास में ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, समझिएगा बात को, और ये ऐसे होगा। यहाँ पे H होगा आपके पास में, यहाँ भी आपके पास में H है, यहाँ भी आपके पास में H है, और आपके पास में यहाँ भी H है। अब होता क्या है कि देखिए इनका जो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है। अब सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मतलब
अगर नहीं कुछ आ रहा आप लोगों को समझ में, तो बस आप लोग ये समझिएगा कि CH4 के केस में 0 रहेगा और मोस्टली आपको यहीं से फंस जाएगा। यानी कि जो म्यू का वैल्यू होगा, यानी जो आपके पास में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो मीथेन के केस में 0 होता है। बस इतना बात याद रखिएगा, बस इतना बात याद रखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन फंस जाएगा। बाकी कहीं भी रहेगा तो उसमें देखा ना कि निम्न में से किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो उसमें एक ऑप्शन मीथेन का रहेगा, तो आप मीथेन को मारेंगे, है ना। मतलब ये याद रहे, बढ़िया से कान खोल कर सुनिए कि मीथेन का 0 होता है। आगे देखिए, जैसे आपको हो सकता है पूछ ले कि पोलराइजेबिलिटी के बारे में पूछ ले, कि जैसे मान लीजिए आपके पास में मैं अगर बताऊं आप लोग को, तो यहाँ पर देखिए Al है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है। उसके बाद में आपके पास में सोडियम होता है, सोडियम होता है आपके पास में, फिर मैग्नीशियम होता है। तो ये जानते हैं क्या पूछ लेगा, ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी किसके पास है। तो देखिए, अब अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 दे दिया तो ये 10 बच गए। यहाँ सोडियम कितना होता है, 11, 1 दे दिया तो 10 बच गए। मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो 2 दे दिया तो 10 बच गए। तो सबके पास में 10-10 इलेक्ट्रॉन इतना है। लेकिन चार्ज देखिए, चार्ज हाई किसके पास है, सबसे हाई चार्ज तो एल्यूमिनियम के पास है। यानी एल्यूमिनियम सबसे छोटा अपने आप को फील करेगा, और इसकी वजह से ये सामने वाले मतलब एनायन को, यानी कि रेडायन को बहुत ज्यादा पोलराइज करेगा, बहुत ज्यादा घुमाएगा। और आपको हमको दोनों को मिलके पता है कि जो पोलराइज ज्यादा करता है, वो जहां पोलराइजेशन ज्यादा जहां होगा, आप लोग याद करिए मेरी क्लास की चीजें, कि जब मैं बताया था आप लोगों से फैजान का रूल, जितना वो पोलराइज करेगा उतना कोवैलेंट बॉन्ड बनने का चांस होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल एक दे दीजिए इसी पे, तो देखिए मैं एग्जाम्पल आप लोग को दे दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अगर मैं कह दूं Al और यहाँ पर क्लोरीन मैं ले लूं, इसके एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन, और Na के साथ में चूंकि एक ही प्लस इस पे होता है, तो एक ही बार Cl आ गया, और फिर Mg है, Mg के पास 2 प्लस होता है बेटा, तो Cl2 हो गया। तो आप सोचो कि आपके पास में ये कोई पूछे कि इन तीनों में से आयनिक कौन है, तो देखो आयनिक तो ये है, क्यों, अच्छा सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन सा है, तो कोवैलेंट वाला ये है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था आप लोगों से। अच्छा ये भी आपके पास आयनिक होता है, MgCl2, NaCl भी आपके पास आयनिक होता है, पर AlCl3 आपके पास आयनिक नहीं होता है, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटा होता है। फैजान का रूल कहता है कि जो कंपाउंड, जो आपके पास में मालिक्यूल या धनायन या कैटायन बहुत ज्यादा छोटा हो, या वो एनायन को बहुत ज्यादा रोटेट करवाएगा, पोलराइज करवाएगा। पोलराइज जितना करवाता है उतना इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बीचों में होता है दोनों के, और वो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ती जाती है। बड़े बढ़िया से ध्यान रखिए, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ती जाती है। अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल पूछ सकता है, आइए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जब बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल पूछेगा तो ये कैसे पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है उसको आप लोग समझ लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्ड कितने हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसका पूछे बॉन्ड ऑर्डर, तो ध्यान से सुनो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड है ना। अगर मान लो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, तो ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन के बीच में 2 आपके पास में बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 पूछे, तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी N2, इनके बीच में अगर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आ गया ना। अब आप एक बात बताओ हमको, अगर मैं एक ऐसे कोई डंडा मेरे पास में है, लाठी डंडा, समझते हो ना लाठी डंडा, तो वो आपके पास में 1 है, और एक जगह आपके पास में 2 लाठी डंडा है, एक जगह आपके पास में 3 लाठी डंडा है। अब बताइए आप किसको तोड़ पाओगे, इसको या इसको और इसको, किसको। सबसे मुश्किल आपको होगा 3 लाठी के डंडे को, एक मतलब लाठी या डंडे को तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। या ऐसा क्यों, क्योंकि अरे यार ऐसा क्यों, आप खुद से सोच रहे हो ना, अपने से पूछो क्यों, है ना। अब ये भी कोई पूछने वाली बात है। और ये दूसरे वाले में क्या होता है भाई, दूसरे वाले में यहाँ पे
जो डंडे की संख्या है वो 2 है और पहले वाले में 1 ही है, तो इसका मतलब इस वाले पहले वाले को आप चाहो तो तोड़ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल बाउंड वाला थोड़ी वीक होता है, ये तोड़ा जा सकता है। डबल लाठी को नहीं तोड़ सकते, ट्रिपल लाठी को यानी 3 लाठी को तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। इसलिए अब तुम सोचो उल्टा, किसको नहीं तोड़ा जा सकता है? 3 लाठी को। और हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ छोटा होता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, उसको नहीं तोड़ पाते हैं। ठीक है? मान लीजिए आपके पास में एक पेन है, हाथ में आपके अगर पेन है तो उसको तोड़ दीजिए। फिर जब तोड़ देंगे वो छोटा हो जाएगा। फिर उसको तोड़िए, मतलब तोड़ आधा पर से आधा तोड़ दीजिए। फिर कहेंगे सर मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए मैंने कहा किसी भी तरीके से तोड़ो, आपने तोड़ दिया। फिर कहा अब जो आया आधा का था, हमने कहा तोड़ो। आप कहोगे सर मर जाएंगे कि नहीं टूटेगा? क्यों? क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि अब वो मजबूत हो गया। मजबूत क्यों हुआ? बांड छोटा हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये वाला बांड, नाइट्रोजन वाला बांड बहुत मजबूत है। इसका मतलब कि ट्रिपल बांड छोटा होता है, ट्रिपल बांड लंबाई में छोटा होता है। तो बांड लेंथ, बांड माने बांड की लेंथ में लंबाई, तो बांड की लंबाई ट्रिपल बांड वाले की छोटी होती है। तो बांड लेंथ, बी से बांड हो गया, एल से लेंथ। बांड लेंथ जिसका छोटा होगा उसका क्या बड़ा होगा बेटा? उसका पावर यानी कि कौन सा बांड स्ट्रेंथ, बांड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसलिए उल्टा रिलेशन चलता है, उल्टा रिलेशन। बांड लेंथ जिसका ज्यादा होगा, अब बताओ तुम दिमाग लगाओ, बांड लेंथ किसका ज्यादा है? क्या इसका इसका ये पहले वाले का बांड का लंबाई, एक लाठी वाला, ये बताइए ज्यादा है कि नहीं? बांड की स्ट्रेंथ, इसकी बांड की स्ट्रेंथ माने बांड की जो मजबूती है वो कम हो जाती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन आसानी से टूट सकता है, जबकि नाइट्रोजन को आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, यहाँ पे बांड की जो लेंथ है वो छोटा है। क्या है? छोटा है। कैसे हमने कह दिया छोटा है? क्योंकि यहाँ बांड आर्डर जो होता है बेटा, बांड आर्डर जो होता है वही बताता है किसको? वही आपके पास बताता है कि बांड की लेंथ कैसा होगा। बांड आर्डर जितना अधिक होगा उतना ही बांड लेंथ क्या होगा? कम होता जाएगा। समझिएगा, बांड आर्डर अगर ज्यादा है तो बांड की लंबाई कम होगी। समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए ये वाला नाइट्रोजन वाला केस, और ये अगर याद आ गया हो, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोग क्या मतलब क्या आप इंडक्टिव इफेक्ट में क्या जानते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पहले नंबर देखिए, यहाँ पे आपके पास में कार्बन है, ये कार्बन है ना? अब कार्बन है तो कार्बन के पास में अगर देखेंगे तो यहाँ भी मेरे पास में कार्बन है, मेरे पास यहाँ कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया है, और यहाँ पर मेरे पास में खूब बढ़िया से आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। और आपके पास में यहाँ पर क्या है? आपके पास में यहाँ पे CH3 है। ठीक है, ये CH3 है। तो होता क्या है कि आपके पास में यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखिए क्लोरीन के पास में लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होते हैं इनके पास में। तो ये बॉन्ड को खींचता है अपनी तरफ, तो यहाँ निगेटिव पैदा होता है और यहाँ पे पॉजिटिव पैदा हो जाता है ना? पैदा होने का मतलब समझ पा रहे हैं ना? डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बांड को ये खींच रहा है। किस बांड को खींच रहा है? मतलब ये सिग्मा बांड है कि पाई? सिग्मा बांड है। इसलिए सिग्मा बांड हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट में आप हमेशा याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बांड आता है। क्या आता है? सिग्मा। जबकि अगर कह देगा आपसे कि आप इंडक्टिव नहीं मेजोमेरिक बताइए, मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या आएगा? है तो इंडक्टिव इफेक्ट था, तो मेजोमेरिक में आप लोग कहिएगा डबल बांड वाला केस आता है, यानी कि पाई बांड इन्वॉल्व होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बांड इन्वॉल्व होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। देखो ये सब सिग्मा बांड है भाई, सिंगल सिग्मा बस। और मेजोमेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सब डबल बांड है भाई। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा आता है कि हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पूछ लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में मेरे पास में मैं एक केस ले रहा हूँ कापर का। तो कापर 29 होता है, और मुझे ऐसा कोई अगर कह दिया कि कापर 1 प्लस
के फॉर्म में है। इसका मतलब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो 29 अब नहीं बचेंगे, अब 28 बचेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो कैसे आएगा। तो देखो ध्यान से, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 4s, यहाँ ध्यान से, यहाँ 1 होता है, यह अपवाद होता है, और यहाँ पे 3d, और यहाँ पे आई थिंक 10 होता है। अब देखते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 1 19 10 29, ठीक है। अब 1 प्लस का मतलब यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, अब 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, याद रखिएगा। अब 3d10 बचा है, 3d10 मतलब आप डी का कक्षा बनाएंगे, 1 2 3, ये 5 हो गया ना। अब ये 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आपको एडजस्ट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताइए सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे कपल्स हैं, जोड़े में हैं। तो इसका मतलब ये जोड़े में है, यानी कि डाई माने दो दो ठो, सब में दो ठो है। तो ट्रिक समझो, डाई माने दो ठो, तो मतलब डाया मैग्नेटिक है। ये कैसा मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है। तो जब डाया मैग्नेटिक है तो यहाँ एन का मान 0 होगा। कितना होगा बेटा, एन का मान 0 होगा। और एन का मान अगर 0 होगा तो इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। आपके पास में एक होता है अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। तो अफबाऊ के नियम में आप लोग बताइएगा कि जैसे देखिए, पहले आप कहते हो 1s2, फिर कहते हो 2s2, फिर कहते हो 2p6, फिर कहते हो 3s2। तो ये सब बढ़ते हुए क्रम में देखिए इसको लिखा जा रहा है। यानी कि अफबाऊ ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को उसके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा। ठीक है, बस इतना ही बात समझिएगा। अफबाऊ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए एनर्जी यानी ऊर्जा स्तर में इसको लिखना चाहिए। बस इससे आगे कुछ नहीं। बस वीडियो को कई बार बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें जो छूट रहे हैं, तो मैं इसके लिए आप सबको अभी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से भी कुछ समझ ऐसे लगा कि ये हो सकता है आए, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा प्लीज़। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, और कुछ सवाल दे दूँ उससे संबंधित, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।